हमने 24 टारगेट्स को हमारी प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल के साथ टारगेट पे किया था। एक को भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाया पाकिस्तान। भारतीय सरकार ने उस न्यूज़ को जानबूझ के दबा के रखे हैं ताकि चाइना के इक्विपमेंट्स की धज्जियां ना उड़े, क्योंकि ईरान अभी जंग फाइटर लेने के लिए रेडी है। तो वो आईबी को एक्सपांड करना चाहते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम शिमला अग्रीमेंट अब एग्जिस्ट नहीं करता, तो एलओसी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। जो पाकिस्तान कर रहा है बॉर्डर पे, टैंक्स अपने भेज रहा है, तो मतलब पाकिस्तान कुछ बड़ी तैयारी करने के चक्कर में कल हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक करने की कोशिश की। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। आप सब जानते हैं कि पहलगाम के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच में जो संबंध है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और उन सभी निशानों को ध्वस्त किया, जिसमें रिपोर्ट ये आ रही है कि 100 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। इस मामले को लेकर यूनाइटेड नेशन में भी चर्चा चल रही है और भारत ने सभी सबूत पाकिस्तान के इस पहलगाम हमले में होने के सारे सबूत पेश किए। और अब जिस तरह से पाकिस्तान सेना पुंछ के अंदर जम्मू कश्मीर में हमारे सिविलियंस को टारगेट कर रही है, और अब लेटेस्ट अपडेट ये भी है कि भारत ने जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है लाहौर के अंदर, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये पीआईबी ने ऑफिशियली इसको कंफर्म किया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि सोशल मीडिया पर आपको पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा नजर आएगा, आप सबको सतर्क रहना है। कई सारे बड़े अपडेट्स हैं और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने ये बात भी कही है कि ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन, तो जिसका मतलब ये है कि अभी पिक्चर बाकी है। इसी सारे अपडेट्स पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, उमेश अग्रवाल जी, जिनको आप अक्सर हमारे शो पर देखते हैं, और साथ ही साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं सुमित देसाई, फाउंडर ऑफ ग्लोबल आई इंटेलिजेंस। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम। सबसे पहले उमेश जी, कई सारे बड़े अपडेट्स, और सबसे बड़ा अपडेट तो ये है कि भारत ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिया है लाहौर के अंदर। बड़ी कामयाबी कैसे देख रहे हैं, क्योंकि लगातार पाकिस्तान सिविलियंस को निशाना बना रहा है हमारी जितनी बॉर्डरिंग स्टेट्स है उसमें। देखिए, अर्लियर भी मैंने बता दिया था कि चाइनीज जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है HQ-9, उसको वर्चुअली इनइफेक्टिव, इट इज बीइंग वर्चुअली इनइफेक्टिव। सोचिए, 2 दिन पहले हमने हमला किया था 24 टारगेट, हमने 24 टारगेट्स को हमारी प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल के साथ टारगेट पे किया था। एक को भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाया पाकिस्तान, ये सोचिए। और कल उनकी जो प्रोजेक्टाइल्स थे वो अक्रॉस द बॉर्डर आ रहे थे, सरफेस टू एयर मिसाइल, उसको भारतीय मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने एक तरह से इंटरसेप्ट भी किया। क्योंकि कल रात को मैंने देखा था अमृतसर में लोग बोल रहे थे वी हैव हर्ड सोनिक बूम। सोनिक बूम मतलब ये होता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फास्टर देन द साउंड। तो ये आप ये सोचिए, हमारा जो, मेरे ख्याल से ये हमारा आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम था जिसने उस प्रोजेक्टाइल को इंटरसेप्ट भी किया। और आपको मालूम है 2 दिन पहले हमने वो चाइनीज का जो JF-17 है, जंग फाइटर 17 है, उसको भी एक तरह से वी हैव न्यूट्रलाइज दैट ऑल्सो। भारतीय सरकार ने उस न्यूज़ को जानबूझ के दबा के रखे हैं ताकि चाइना के इक्विपमेंट्स की धज्जियां ना उड़े, क्योंकि ईरान अभी जंग फाइटर लेने के लिए रेडी है। तो इसके लिए भारतीय सरकार ने उसको अभी तक पब्लिक के सामने रिवील नहीं किया है। दिस इज द रीजन। बिल्कुल। सुमेध, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एस्केलेशन हो रहा है, और पाकिस्तान वैसे तो सीज फायर का उल्लंघन हमेशा ही करता रहता है, लेकिन अपने यहाँ आतंकियों के मौत पर वो ये ड्रामा कर रहा है कि हमारे सिविलियंस को टारगेट किया है, लेकिन वो एक्चुअली जो हमने स्ट्राइक की उसमें आतंकी मारे गए और आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए, उसके बदले में वो झुंझलाहट में सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। और ये भी दूसरी तरफ प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है कि भारत इस पूरे मामले में डी एस्केलेशन करे, यूनाइटेड नेशन से लेके सब जगह। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू मैम फॉर हैविंग मी। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि उनके पास और कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, बिकॉज जैसा आपने देखा जो आतंकी मारे गए उनके जनाजे में आईएसआई और पुलिस और आर्मी के ऑफिसर्स गए थे, तो उन पे भी एक प्रेशर है टू रिटेलिएट, और वो सामने सिविलियन टारगेट्स के अलावा कुछ मार नहीं सकते, बिकॉज अगर वो मिलिट्री टारगेट्स को मारेंगे तो इंडियन आर्मी ने पहले से डिक्लेयर किया था कि इफ यू ट्राई टू हिट आवर टारगेट्स वी विल रिटेलिएट स्ट्रॉन्गर।
सो मिलिट्री टू मिलिट्री एस्केलेशन वो उनको पता है कि कन्वेंशनल लेवल पे वो नहीं कर सकते, इसलिए वो सिविलियन टारगेट्स को और एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना चाहते हैं बॉर्डर एरिया में। आप जैसे देख सकते हो कि 15 नाइट से कंटिन्यूअस सीज फायर वायलेशंस हो रहे हैं, बट अराउंड 12-13 नाइट्स इट वाज जस्ट सेंटर्ड अराउंड एलओसी। और एक बार बीच में अखनूर पुंछ के सेक्टर में खुला था, जो आईबी का फर्स्ट ओपनिंग अप था। कल अमृतसर में जैसे सर ने बोला कि सोनिक बूम एक सुनाई दिया, तो वो आईबी को एक्सपांड करना चाहते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम शिमला अग्रीमेंट अब एग्जिस्ट नहीं करता, तो एलओसी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, तो उनके वो पूरा बॉर्डर खोलना चाहते हैं। हम पूरा बॉर्डर सील करके रखना चाहते हैं। हम हमारी आर्मी की स्ट्रेटेजी है कि सेक्टराइज करके रखें इसको। जी उमेश जी, जो सुमेध ने बात कही है कि वो लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, वैसे सिर्फ पहलगाम के बाद ही नहीं है, अदरवाइज भी पाकिस्तान तो ये हरकत करता ही रहता है। लेकिन अब जबकि उन्होंने शिमला समझौते को होल्ड कर दिया है, ऐसे में आपको क्या लगता है जो सिग्नल राजनाथ सिंह जी की तरफ से दिया गया है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन, तो क्या कुछ बड़ा अपडेट आ सकता है? देखिए, भारतीय सरकार ने तो क्लियर कट बोल दिया है, अगर रिटेलिएशन हुआ तो उसका प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स हम देंगे। और एक तरह से आप ये देखिए कि जिस हिसाब से मिलिट्री बिल्डअप जो पाकिस्तान कर रहा है बॉर्डर पे, टैंक्स अपने भेज रहा है, तो मतलब पाकिस्तान कुछ बड़ी तैयारी करने के चक्कर में। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान खुद अटैक भी कर सकता है। एक तरह से जिस हिसाब से आज हमने उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज किया, और आपको मालूम है लाहौर एयरपोर्ट पे जिस हिसाब से हमारे ड्रोन्स उधर जाके अटैक किए हैं, रावलपिंडी में अटैक किए हैं मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे, और भारतीय सरकार ने जस्टिफाई भी किया क्योंकि पाकिस्तान ने कल हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक करने की कोशिश की। तो इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है एक्सट्रीमली हॉलो है, और हमारे पास तो हमने अभी सिर्फ S-400 चालू किया यूज करना। इतनी देर तक तो वी वर यूजिंग, आई थिंक वी वर यूजिंग अदर मिसाइल डिफेंस सिस्टम लाइक आकाश। तो ये चीज पाकिस्तान को समझ में आ जाएगी। और आप ये भी मत भूलिए कि इसराइल भी आज हमारे साथ है, और हमें ये नहीं मालूम हमने क्या अपग्रेडेशन किया है उसमें, तो ये सब मिलिट्री सीक्रेट्स होता है। तो भारत की सरकार एक तरह से मैं बोलता हूँ वी आर वेरी मच प्रोटेक्टेड। कल हमने देख लिया कि कैसे अमृतसर के अंदर हमने उनके प्रोजेक्टाइल्स को इंटरसेप्ट किया। देखिए, आपने देखा होगा कि कैसे हमास गाजा से इसराइल के ऊपर मिसाइल्स भेजता था, हजारों के तादाद में भेजता था। इसराइल का आयरन डोम सिस्टम उसको इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज करता था। ये एक नया रियलिटी है इंडिया में। मई 7 के बाद पाकिस्तान अब क्या है, शिमला अग्रीमेंट उसको उन्होंने अबेंस में डाल दिया है। तो पाकिस्तान भी अब चाहेगा कि वो कोई भी अटैक कर सकता है इन सिविलियन एरिया। तो भारतीय सरकार ने अब मेरे हिसाब से पूरे बॉर्डर पे अभी वो लोग आयरन डोम सिस्टम जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया भी लगाने वाला है या लगा चुका होगा। और आपको ये भी मालूम है राजस्थान के अंदर जिसके साथ हमारा 1037 किलोमीटर का बॉर्डर है, सबसे बड़ा बॉर्डर है पाकिस्तान में, और उधर भारतीय सरकार को लग रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का कल अटैक हो सकता है उधर। वी डोंट नो, बट जिस हिसाब से हमने देखा है कि उधर मिलिट्री लीव कैंसिल कर दी है, स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, और एक तरह से वहां पे जितने भी हॉस्पिटल्स को अलर्ट पे रखा है। तो भारतीय सरकार को मालूम है कि कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है, पाकिस्तान भी रिटेलिएट करेगा। क्योंकि एक चीज है कि पाकिस्तान मिलिट्री के लिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उनके गले की हड्डी का हो चुका है। दे वांट टू शो दैट अवाम कि हमने कुछ एक तरह से भारत को मजा चखाया है, अब उनको मिल नहीं रहा है, तो वो एस्केलेशन करेंगे। गलती पे गलती करता जा रहा है पाकिस्तान। उसने हमारे सिविलियंस को मारा है, आप सोचिए बच्चे मरे हैं, गुरुद्वारा पर उन्होंने अटैक किया है। तो एक तरह से उन्होंने तो जो वियना कन्वेंशन है वो भी तोड़ दिया है। इसके बाद उन्होंने हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक टारगेट किया। आपने देखा कि 15 से 16 जगह टारगेट किया, पर भारत ने जवाबी कार्रवाई में उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इनइफेक्टिव कर दिया है। और अभी ऐसी भी न्यूज आ रही है कि अमेरिकन कॉन्सुलेट ने लाहौर में अपने स्टाफ जी, को मैं बोल दिया है कि यही सवाल अब रखने वाली थी कि अभी जो लेटेस्ट अपडेट है कि यूएस एम्बेसी एंड काउंसलेट इन पाकिस्तान लाहौर के अंदर उन्होंने अलर्ट जारी किया, और उन्होंने अपने जितने भी सिटीजन हैं उनको कहा है कि जिस तरह से ड्रोन स्ट्राइक्स और ये सब हो रहा है उसके चलते वो जल्दी से जल्दी सुरक्षित ठिकानों पे पहुंचे, यहाँ से
निकल जाएं। सुमित, आप इसका क्या मतलब समझते हैं कि क्या जिस तरह से यूएस इस तरह का अलर्ट जारी करता है अपने सिटीजन्स के लिए, तो क्या कुछ बड़ा होने का संकेत है? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ये अलर्ट आना बड़ा एक संकेत हो सकता है। पहले मैं उस चीज को एड्रेस करूंगा, मिलिट्री स्ट्रेटेजी जो सर बोल रहे थे। जैसे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक पाकिस्तान कर सकता है अलोंग दी आईवी, जो मेरा प्रीवियस पॉइंट था। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के रिटेलिएशन में इंडिया अगर उनके एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करता है बॉर्डर पे, तो वी कैन एंजॉय एयर सुपीरियरिटी। तो एयर सुपीरियरिटी होना जरूरी है। अगर वो प्रीएम्प्टिव करे, उसके पहले उनके दिमाग में ये होना चाहिए कि उनके पास एयर शील्ड नहीं है। तो वो एक हो सकता है कि पहले ड्रोन्स यूज करके वहां पे खत्म कर दो, फिर अगर वो अटैक करे तो रिटेलिएशन रेडी हो सकते हैं। दूसरी चीज, आयरन डोम। हम लोग को एक लेजर सिस्टम आयरन बीम जैसा चाहिए, बिकॉज ये अब मिसाइल से ज्यादा ड्रोन्स पे आएगा। जैसे आज हमने ड्रोन्स का यूज किया है मिसाइल से ज्यादा, बिकॉज रडार्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स को उड़ाने के लिए आपको मिसाइल डायरेक्टली इतना महंगा यूज करने की जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट जो मैम आपका पॉइंट था, यूएस ने अपने कॉन्सुलेट में अलर्ट जारी किया है लाहौर में, तो वो अब हम देखेंगे कि बाकी सब एम्बेसीज भी जो है आप पाकिस्तान में, क्योंकि यूएस जब इश्यू करता है तो बाकी सब एम्बेसीज दे फॉलो द वार्निंग दैट द यूएस इश्यूड इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो ये यूक्रेन में भी यूएस ने किया, फिर बाकी सब ने किया था। तो अब आप देखोगे कि काफी सारे एम्बेसीज दुनिया के अपने कॉन्सुलेट्स और मिशंस को वहां पे अलर्ट करेंगे। और मेरा लास्ट पॉइंट मैम ये है कि लाहौर की एम्बेसी तो उन लोगों ने बंद करने का या सेफ जगह पे जाने का नोटिस इशू किया है, बट हमारा जो टारगेट है वो काफी स्पेसिफिकली रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर के आजू बाजू है। उसका मुझे एक रीजन लगता है कि जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर अनाउंस किया, तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ऑफ पाकिस्तान दे कन्वीन्ड अ मीटिंग जिसमें सिविलियन लीडरशिप के साइड से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे जो डीजीआईएसआई थे, पर डीजीआईएसआई को थोड़े दिनों पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया था। ये दिखाता है कि आर्मी अपना कंट्रोल सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन पे बना के रखना चाहता है, ताकि आर्मी आइसोलेट खुद को ना फील करे विद इन दी पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस। इससे हमको ये पता चल सकता है कि कल प्राइम मिनिस्टर के हाथ में पावर नहीं रह सकता, वो गद्दी पे बैठ सकते हैं, बट वॉर में जाना कि नहीं जाना वो उनके कंट्रोल में नहीं होगा। तो पाकिस्तान आर्मी अपना असर्टिवनेस ज्यादा दिखा रही है। जी उमेश जी, हम अगर इस ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर का नाम ही अपने आप में बहुत ही भावुक नाम है, जो हमारी माताओं और बहनों का सिंदूर गया उसका बदला लेने का ये पूरा संकेत है। लेकिन जिस तरह से राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन, तो क्या और भी कुछ आतंकी ठिकाने हैं जिनको निशाना बनाया जाएगा? और वैसे तो जो एयर डिफेंस सिस्टम पूरे तरह से फेल किया है, खत्म किया है, उसको लेकर उसके बाद भी भारत ने ये पाकिस्तान को नसीहत दी है कि इसके आगे अगर आप कुछ भी करोगे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो पाकिस्तान तो इस सिचुएशन में है कि ऐसा कुछ बड़ा तो कुछ एक्शन ले नहीं सकता, लेकिन थोड़ा बहुत वो हमारे सिविलियंस को ही एलओसी पर उधर की तरफ वो टारगेट कर रहा है। आपको क्या लग रहा है कि भारत और भी आतंकी ठिकानों को निशाना बनाएगा जिस तरह से हमें संकेत मिल रहे हैं? देखिए, मेरा एक तरीके से मेरा मानना है ये एक ऑप्टिक्स है, क्योंकि इरानियन फिनांस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर भारत में है। आपको मालूम है वो जी, पाकिस्तान जाके भारत में। जी, हाँ, और पाकिस्तान के बाद वो फिर भारत आए। हाँ, और अभी सुनने में आया कि सऊदी के मिनिस्टर भी आज भारत आ चुके हैं और वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर से मिल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोल दिया है कि वी आर रेडी फॉर मीडिएशन। पर भारत एक तरह से बताना चाहता है कि जब तक हमारी कोर डिमांड्स मीट नहीं हुई, आप बातचीत तो भूल जाइए। दिस इज द ऑप्टिक्स। तो ये एक तरह से राजनाथ सिंह एक तरह से स्टर्न मैसेज दे रहे हैं एक्सटर्नल फोर्सेस को कि आप पाकिस्तान को समझाओ कि पहले आप अपना टेरर लॉन्च पैड, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बंद करो, उसके बाद हम बात करेंगे। जब तक ये बंद नहीं होगा, जो आपने बताया कि 45 या 50 स्ट्रक्चर्स और है, तो उसको भी बंद करो, फिर बाद में बातचीत होगी, नहीं तो चाहे चलता ही रहेगा। और आपको ये भी बता दूं कि जिस हिसाब से जो IC-1814 का हाईजैक था मास्टरमाइंड रॉब अजहर, वो भी मारा गया है इसमें। तो एक तरह से हमने ये देख लिया कि यही रॉब अजहर है जिसने डैनियल पर्ल को भी मारा था। तो भारत अभी एक्शन ले रहा है,
वेस्ट को भी समझ में आ रहा है कि भारत एक तरह से दिस इज नॉट जस्ट नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, ये प्रॉब्लम है वर्ल्ड का, भारत उसको एड्रेस करता जा रहा है। तो दिस इज द टाइप ऑफ ऑप्टिक्स ये गवर्नमेंट ये देना चाहती है। देखिए ये तो ऑलरेडी ऑपरेशनल है ऑपरेशन सिंदूर, और एक तरह से लाइव भी चलता रहेगा, क्योंकि भारत ने बोल दिया जैसे ही अगर पाकिस्तान रिटेलिएशन करेगा हम उसका काउंटर रिटेलिएशन करेंगे। दिस इज व्हाट मेरा मानना ये है। बिल्कुल। और इस सब के चलते भारत में तो जितने भी हमारी एयरलाइंस हैं उन्होंने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, और पाकिस्तान में इस सब के चलते जितने भी पीएसएल के मैच थे वो सब के सब कराची शिफ्ट हो गए। उनको लग रहा है कि कुछ बड़ा अब ये छोटा धमाका है। वैसे कहते हैं ना, पहले छोटी दिवाली आती है फिर उसके ऊपर बड़ी दिवाली, अभी तो छोटी दिवाली है बड़ी दिवाली बाकी है, ऐसा लग रहा है। सुमित, आपको क्या लग रहा है? बड़ी दिवाली अभी बाकी है, मेन दिवाली वाला दिन छोटी दिवाली हुई है? मैम, अगर आप स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन देखें, चाहे हमारी सरकार का हो या हमारी आर्मी का हो, तो सरकार ने पहले तो हर एक कंट्री को ये बोल दिया है कि आप बीच में मत आइए, ये जी। हम दोनों का मसला है, हम खुद सुलटाएंगे। और जब आर्मी ने स्टेटमेंट रिलीज किया था ऑपरेशन सिंदूर का, तो उसमें आर्मी ने यही लिखा था, ओपन एंडेड स्टेटमेंट था, दैट ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर, ऐसा नहीं लिखा कहीं। अब उनका स्टेटमेंट एंड इस चीज से होता है कि इफ दे रिटेलिएट, if they choose the path to escalation, we will retaliate। और काफी स्पेसिफिक वर्डिंग्स थे कि नॉन एस्केलेटरी एंड स्ट्रेटेजिकली मेजर्ड अप्रोच था इंडियन आर्मी का। तो इंडियन आर्मी को पता था कि हम टेररिस्ट कैंप्स को अटैक करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे मैटर खत्म करता है पाकिस्तान या नहीं करता। बट क्योंकि मैं आपको जैसे बोल रहा था कि पाकिस्तान की आर्मी खुद को लेजिटिमाइज करने के लिए रिटेलिएट करेगी, ये इंडियन आर्मी के कैलकुलस में था। इसीलिए इंडियन आर्मी ने फेज बाय फेज, अकॉर्डिंग टू मी, फेज बाय फेज अप्रोच में रेडी रखा है प्लान। सेकेंड फेज ये था कि एयर सुपीरियरिटी हमारे पास होनी चाहिए इफ एनीथिंग गोज साउथ। जी। उमेश जी, अपडेट ये आ रहा है एयर डिफेंस सिस्टम जो डिस्ट्रॉय किया है पाकिस्तान का भारत ने, उसको लेकर पाकिस्तान कह रहा है कि थंडर ने डिस्ट्रॉय कर दिया, हमारा भारत ने नहीं किया। देखिए, पाकिस्तान से अभी खबर आ रही है कि पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ इज चेयरिंग द इमरजेंसी मीटिंग। एक और एक खबर, अच्छी खबर आ रही है कि हमारे बलोच भाइयों ने एक तरह से ये मिलिटेंट्स तो यू वर्ड यूज उमेश नहीं जी, वो करूंगा। वाली खबर तो आप बताइएगा, लेकिन ये जो खबर है ना, जो रिएक्शन पाकिस्तान की तरफ से है, ये बहुत ही ज्यादा फनी है। वो कह रहा है कि ये थंडर की वजह से हो गया, जिसका मतलब ये है कि अल्लाह ने उसको बर्बाद कर दिया। मतलब अल्लाह नहीं चाहता कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो सलामत रहे, तो उनको अल्लाह के राह पे चलना चाहिए, जो अल्लाह की मर्जी। वो तो कहता है ना कि हम हक की राह पे चलते हैं और अमन शांति और ये बोला, तो इस पे थोड़ा सा रिएक्शन दे दीजिए ना। देखिए, अभी पाकिस्तान तो अब्सर्ड स्टेटमेंट देने के लिए तैयार रहता ही है, और मैं उसके ऊपर ज्यादा डिस्कस करना नहीं चाहता, क्योंकि नहीं, छोटा सा उनकी अब्सर्डिटी से ज्यादा मैं अपने बलोच भाइयों जो उन्होंने पाकिस्तान की बैंड बजा रहे हैं, मैं उनको एक तरह से आई विल बी हैप्पी कि मैं उनकी बात करूं। और जिस हिसाब से बात किया जा रहा है कि बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैज एम्बुश्ड मिनरल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स इन छोटो मस्तूम बलूचिस्तान, डैमेजिंग 2 व्हीकल्स रिपोर्टedly कैरिंग पाकिस्तानी फोर्सेस एंड क्रोमाइट। बताया जाता है कि अराउंड 100 कैजुअलिटीज है। ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, बट रिपोर्टेडली ऐसा ये अनकंफर्म रिपोर्ट नहीं, आ रही है। कंफर्म रिपोर्ट से 100 प्लस इसमें कैजुअलिटीज हुई है, 9 जो स्ट्राइक्स हुई है। लेकिन एक अपडेट ये भी आ रहा है कि रावलपिंडी में जो अभी ड्रोन्स लगाए 12, जो पाकिस्तान ने कहा कि 12 इंडियन ड्रोन्स आए हैं, जिसमें अलग अलग 9 ठिकानों पर स्ट्राइक हुई है, उसमें रावलपिंडी का स्टेडियम भी था, और जिसके चलते पीएसएल के भी जितने भी मैच है उनके ऊपर ये मीटिंग की जा रही है कि क्या उनको पोस्टपोन कर दिया जाए या उनको उठाकर कराची में पटक दिया जाए। मैम, तो कराची भी टारगेट से दूर नहीं है। तो पंजाब पहुंच सकते, तो कराची तो वैसे भी नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है। यस। और अगर वो आईबी खोलना चाहते ही है तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि राजस्थान और गुजरात एक्सपोज्ड होने ही वाला है। तो अब हम दोनों की आर्मी और साइकोलॉजिकली हम लोग एक दूसरे को इतना जानते हैं कि हमको पता है कि अगर वो ये करेंगे तो उसके सामने हमारा क्या रिस्पॉन्स रेडी होगा। देखिए, एक और एक खबर आई है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज चेयरिंग हाई लेवल मीटिंग विद सेक्रेटरीज ऑफ द गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। तो एक तरह से कंप्लीट रेडीनेस है फोर्सेस का। और आपको ये भी बता देता हूँ, अभी एक और एक खबर आ रही है, गुरदासपुर टू गो कंप्लीट ब्लैकआउट फ्रॉम टुनाइट टू टुमारो मॉर्निंग 5 AM।
मतलब आप सोच लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर भी एक तरह से दहशत का माहौल है, पूरी कंट्री के अंदर वो ब्लैकआउट डिक्लेयर कर सकते हैं, ऐसा भी है। क्योंकि देखिए पाकिस्तान को हमने स्टोन एज में भेज दिया है, क्योंकि फ्लाइट्स उन्होंने कैंसल कर दी है, अब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी भी वो लोग एक तरह से बंद कर रहे हैं। तो ये 21st सेंचुरी से ऑलरेडी 19th to 18th सेंचुरी जा चुके हैं। लेकिन ये बात तो है कि दुनिया भर की जितनी भी ताकतें हैं, बड़ी बड़ी ताकतें, यूनाइटेड स्टेट से लेकर बड़ी बड़ी ताकतें, वो इंटरवीन करने की कोशिश कर रही हैं, डी एस्केलेशन की बात हो रही है। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा है कि रेस्ट्रेन मेंटेन करें और इस तरह की चीजें आ रही हैं। लेकिन सुमेध, आपको क्या लगता है कि अभी इसमें कोई भी मीडिएशन की जगह बाकी है, या जिस तरह से हमारे डिफेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री मोदी और सभी हमारे आर्म फोर्सेस की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि अभी कार्रवाई बाकी है, बड़ा कुछ और हो सकता है, आपको क्या लगता है? मैम, अगर आप देखो बालाकोट के बाद नेक्स्ट डे डॉग फाइट्स हुई थी, एरियल बैटल्स। उसके बाद एक सेंस बना था दोनों तरफ, क्योंकि अभिनंदन वहां गिरे थे और फिर डी एस्केलेशन का एक मौका मिला था प्रिजनर ऑफ वॉर के रूप में। ये स्ट्राइक्स के बाद पाकिस्तान ने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होस्ट की है, अपने खुद के सिक्योरिटी काउंसिल की, और फिर उन लोगों ने अपनी आर्मी को ये परमिशन दी है कि यू हैव ऑल द ऑपरेशनल फ्रीडम, जो अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी दी थी। तो इसका मतलब ये है कि डेटरेंस इंपोज नहीं हुआ पाकिस्तान पे। वो उनके सिविलियंस उनकी आर्मी के पास एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे वो हिट करे, और हमारे सिविलियंस भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो चलेगा थोड़े टाइम। तो जब तक डेटरेंस इंपोज नहीं होता साइकोलॉजिकली, और आर्मी आइसोलेट नहीं होती विद इन द पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशन, तब तक हम किसी और को मीडिएशन में लाना हमारे लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि हम ही पहले सबको जाके बोल के आए कि आप सब दूर रहिए, आपकी जब जरूरत पड़ेगी तब हम आपको बुला लेंगे, तब हम आपको आने देंगे। तो इट्स वेरी फार राइट नाउ। मिलिट्री पर्सपेक्टिव से पॉइंट चल रहा है, पॉलिटिकल लेवल पे अभी नहीं आया ये। अंबर जी, एक और एक न्यूज आई है कि पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज आज 7,000 पॉइंट नीचे गिरा है। कल 6,000 पॉइंट गिरा था, 7,000 पॉइंट गिरा है। आप ये देख लीजिए। तो यहाँ में जहाँ पे हमारा स्टॉक मार्केट स्टेबल है, पाकिस्तान की करेंसी डिप्रिशिएट होती जा रही है, पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन 30 to 40% है, और जिस हिसाब से उनका फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर इंटरनली इम्प्लोजन हो रहा है, मेरा ये मानना है। एक तरह से कंट्री आप सोच लीजिए विल गो इनटू फ्लेम्स। और जिस हिसाब से आज हमने पालीघाट जो डैम है उसका पानी छोड़ा है, तो पाकिस्तान के अंदर एक फ्लड अलर्ट भी आ चुका है। ये बड़ी मतलब नाइंसाफी, एक तरफ से तो एयर स्ट्राइक्स हो रही है, ड्रोन छोड़े जा रहे हैं, और फिर चनाब और ये सब में सूखा पड़ गया था, नीचे से पानी भी छोड़ दिया। मोदी जी एकदम ज्यादती कर रहे हैं, मतलब फुल ऑन। पाकिस्तान कंफ्यूज है कि वो ये ना कि इस गाल पे भी थप्पड़, पीछे से कमर पे मुक्का, समझ में नहीं आ रहा बचाना कहां से है। मैम, अगर आप देखो तो सबसे पहला जो प्राइमरी टारगेट है मिलिट्री स्ट्रेटेजी के पर्सपेक्टिव से, तो वो हमारे डैम को हिट करेंगे। क्योंकि डैम से एक टाइम पे पानी सब आ सकता है, मतलब फ्लड हो सकता है उनका रीजन, बट हाँ, वो वापस डैम बिल्ड करने में 5 से 10 साल लग सकते हैं, जो मेक श्योर करेगा कि उनको 5 से 10 साल तक पानी का सप्लाई मिलेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी इन अबेयंस और नॉट। तो वो ये चीज कर सकते हैं, पहले डैम पे स्ट्राइक कर सकते हैं। देखिए, अगर डैम पे को उन्होंने स्ट्राइक किया और बाई चांस वापस अगर बारिश के टाइम पे बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, तो भारत तो कुछ करेगा नहीं, अपना जो बचा कुचा डैम है वो भी ब्लास्ट कर देगा। तो पाकिस्तान के अंदर तो ऐसे भी उनको प्रॉब्लम आना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर डैम को स्ट्राइक करता है तो वो ज्यादा प्रॉब्लम पाकिस्तान को होने वाला है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही डैम होता है, डैम के ऊपर डैम्स होते रहते हैं। तो कहीं भी हम पानी को रोक के उसको पाकिस्तान को मजा चखा सकते हैं। ये तो पाकिस्तान विल इनवाइट मेरे ख्याल से एक तरह से फुल फ्लैट एस्केलेशन ऑफ वॉर। हम भी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज पे टारगेट कर सकते हैं। देखिए, अगर सिर्फ डैम्स पे अगर अटैक हुआ और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज पे अटैक हुआ, इट विल बी नॉट लिमिटेड टू जस्ट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद हम मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी टारगेट कर सकते हैं, हम न्यूक्लियर स्ट्राइक्स भी कर सकते हैं उनके ऊपर, उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे। अगर पाकिस्तान उस लेवल पे एस्केलेशन चाहता है तो लेट अस हैव इट, हमें वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा, लेट द पाकिस्तान डू इट।
सुमित, एक मजेदार अपडेट और आ रहा है, वो ये है कि जिस तरह से उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम जो डिस्ट्रॉय हुआ है उनका भारत के द्वारा, उसको, और जो स्ट्राइक्स हुई हैं उसको, वो अब पाकिस्तान आर्मी जो है वो जनता के अंदर ये बात फैला रही है कि ये सब जो है ना आसमानी बिजली के कड़कने से, थंडर की वजह से सारी चीजें हुई हैं। अब लोग उन पर गुस्सा हैं कि इन्होंने हमें मिसलीड किया है, ये झूठ बोला है, ये सारी चीजें, एयर स्ट्राइक तो ये भारत ने की है। पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है लोगों का। आपको क्या लग रहा है कि ये जो कार्रवाई पूरी पहलगाम की आसिम मुनीर ने की थी कि जनता को अपने पक्ष में लेके आएंगे, जो उन्होंने साख खोई थी उसको वापस पा पाएंगे, लेकिन जो एक के बाद एक झूठ ये इनका बढ़ता जा रहा है और जो चाह रहे थे उसका उल्टा होता जा रहा है। आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान में कुछ पॉसिबल बिग चेंज हम देख पाएंगे, क्योंकि आर्मी का जो होल्ड है पॉलिटिकल उसमें कुछ कम होगा, कुछ बड़ा बदलाव हम पाकिस्तान में देख पाएंगे? मेरा यही पॉइंट पहले भी था। हाउ डू वी इम्पोज स्ट्रेटेजिक डेटरेंस विदाउट फाइटिंग अ वॉर? हमने उनके टेरर कैंप्स हिट किए, उनकी आर्मी रिटेलिएट करने पे फोर्स हुई। जब तक वहां के लोग रास्ते पे आके आर्मी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं करते, जो हो सकता है, बिकॉज ये आर्मी तो उनको ये भी बोलता आ रहा है कि 99 हम जीते थे, 65 भी हम जीते थे, अब 71 तो वो बोल नहीं सकता क्योंकि एक दूसरा देश पैदा हो गया था, तो वरना उसमें भी वो झूठ बोलते हैं। पर वो झूठ बोलना आर्मी का तो नॉर्मल है, पर हमारे तरफ से क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? जैसे सर ने बोला कि बलूचिस्तान में एक्टिविटी इंक्रीज हो गई है, सिंध में एक्टिविटी इंक्रीज हो गई है, केपी के तालिबान में एक्टिविटी इंक्रीज हो गई है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जो आम पाकिस्तानी है वो आर्मी के खिलाफ रास्ते पे आए, तो हमको वॉर नहीं लड़नी पड़ेगी और हमारा स्ट्रेटेजिक डेटरेंस भी इम्पोज हो जाएगा। देखिए, जी। मेरे एक और एक न्यूज आ रही है। गवर्नमेंट has asked the team of भारत फोर्ज to come to Delhi next week and meet them। मतलब आपको मालूम है भारत फोर्ज जो है 155 mm आर्टिलरी गन्स भी बनाता है और उसकी गन्स का ऑर्डर अक्रॉस द वर्ल्ड भी जा रहा है। इवन फ्रांस ने इंटरेस्ट अभी शो किया है उनकी गन्स देने के लिए। तो कहीं कहीं मेरे हिसाब से भारत एक तरह से अपनी आर्टिलरी शक्ति बढ़ाना चाहता है और एक तरह से उनको, मेरे ख्याल से डीआरडीओ ने जो टेक्नोलॉजी जो डेवलप की होगी वो शेयर किया जाएगा भारत फोर्ज के साथ। और इसके साथ भारत के अंदर एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है, जिसमें वॉर टाइम अगर होता रहे तो वी आर एबल टू नॉट इम्पोर्ट वेपन्स, डोमेस्टिक होम ग्रोन प्रोडक्शन हम कर पाएंगे। सेल्फ रिलायंस के थ्रू हम बढ़ रहे हैं। तो देखिए, मेरा मानना है कि एवरी एडवर्सिटी इज एन अपॉर्चुनिटी। और ये वॉर के अंदर हमें समझ में आ रहा है कि हमारा जो डोमेस्टिक आर्म्स प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, अगर उसको और बेहतर किया जाए, हमको किसी पे रिलायंस की जरूरत नहीं है। तो ये एक तरह से अच्छी बात है, जबकि पाकिस्तान अपने सारे इक्विपमेंट चाइना से या टर्की से लेके आता है और उसको उसका पेमेंट डॉलर्स में करना है और उसके पास $8 बिलियन है। तो ये फर्क है। ये एक और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। एब्सोल्युटली, ये बात तो हमारे सामने एक और एग्जांपल है रशिया यूक्रेन का। रशिया इस पूरे वॉर में अभी भी कायम है, बना हुआ है, और उन पे इतना बड़ा कोई असर नहीं पड़ा। और उनकी ऑफ कोर्स जो उनकी सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी रही, जिसके चलते उन्होंने कोई भी डिपेंडेंसी किसी भी तरह की उनकी नहीं थी, इसी वजह से वो इतने सालों इस वॉर को कंटिन्यू कर पाए। अब कोई भी वॉर होता है तो उसमें ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि कौन नुकसान झेलने की क्षमता रखता है। यहाँ पर पाकिस्तान तो नुकसान तो छोड़िए, वो पहले से बड़े गड्ढे में पड़ा हुआ है। ऐसे में वो वॉर में आकर जिस तरह की बातें की जा रही हैं सुमेध के, पाकिस्तान कुछ बड़ा करेगा, जिस तरह से डीजी आईएसपीआर ने ऑपरेशन सिंदूर के सामने आते ही उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बोला कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अभी तक कुछ बड़ा पाकिस्तान की तरफ से नजर नहीं आया, क्योंकि पहले भी उन्होंने जो हमने स्ट्राइक्स की हैं, सर्जिकल और एयर स्ट्राइक जो भी हुआ, उसके 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने कदम उठाया था। इस बार ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि उनको पता है कि जरा सी गलती पाकिस्तान को भारी पड़ सकती है। तो ये जो मैम जी वो क्या बड़ा कर सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ, कुछ बड़ा नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है, उनके पास F-16 है, बेस्ट वेस्टर्न सप्लाइड एयर फाइटर जेट। F-16 का मेंटेनेंस लेने के लिए 4 साल निकल गए उनके। बेस्ट उनको क्या है उनके पास फ्लीट में? चाइना के एयरक्राफ्ट। ठीक है, अभी रिपोर्ट आ रही थी कि 15 सिटीज पे उन लोगों ने मिसाइल डालने की कोशिश की इंडिया के वेस्टर्न और नॉर्दर्न सेक्टर में, पर 15 के 15 हमने गिरा दिए S-400 को यूज करके। क्या उनका HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम हमारे ड्रोन्स को गिरा हुआ है? नहीं। हमारे मिसाइल्स को गिरा पाया? नहीं।
तो चाइना एक हद तक उनको वेपनरी देगा, क्योंकि चाइना के वेपन्स फेल हो रहे हैं, वो इंडिया के वेपन्स के सामने या इंडिया के जो इंपोर्टेड वेपन्स है उसके सामने वो दिख रहा है। पाकिस्तान एस्केलेट सिर्फ ईगो के लिए कर सकता है, मिलिटरीली पाकिस्तान के पास कोई सेंस नहीं है एस्केलेट करने का। द मोस्ट दे कैन डू इज टारगेट सिविलियन साइट्स इन से गुजरात, राजस्थान और पंजाब, या वो डैम इंफ्रास्ट्रक्चर पे हिट करे, बट उनको पता है कि फिर उनको ही जाके लोगों को बुलाना पड़ेगा कि आओ इस कमरे में और हमें बचाओ, क्योंकि इंडिया फिर उनको मारेगा। तो वो नहीं कर सकता कुछ, वो सिर्फ बातें हैं उनकी, वो पॉलिटिकल तो वो रेटोरिक। तभी से कर रहा है, ऑफ कोर्स वो तो तभी से कर रहा है कि हमको बचाओ हमको बचाओ। वो डी-एस्केलेशन भी कर रहा है, उधर से धमकी भी दे रहा है, दोनों काम उनके साथ साथ चल उनके रहे पास हैं। एक ही ऑप्शन होता है कि मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है हाथ में, मैं इंडिया पे मारू ना मारू, मैं खुद मार दूंगा, मतलब मैं सुसाइड भी कर दूं तो भी दुनिया को प्रॉब्लम होगा। बट उसका न्यूक्लियर बॉम्ब मैम उनके हाथ से ज्यादा सऊदी, यूएई, चाइना, यूएस इन सबके हाथ में, तो वो कुछ नहीं कर पाए। हाँ, ये बात तो है कि उनका F-16 का किल स्विच उनके पास नहीं है, वो यूएस के पास है। यूएस इस पूरे लड़ाई में भारत के साथ में नजर आ रहा है, और पूरी तरह से जिस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है, ऐसे में ऐसा कुछ तो कदम नहीं उठाएगा पाकिस्तान। लेकिन उमेश, आपको क्या लग रहा है कि क्या कुछ और इसमें हम डेवलपमेंट्स देख सकते हैं? देखिए, अभी तक तो हमने हमारा नेवी पावर तो यूज ही नहीं किया। जी। मैं आप ये देखिए, अभी जो आपने देखा है, हमने अपने आर्म फोर्सेस को भी रिकैलिब्रेट नहीं किया है, वो अभी भी अपने बैरक्स में है। आप ये देखिए। सेकेंड, पाकिस्तान ने अपनी सारी वेपनरी, सारा जो सिस्टम्स है, उसको बाहर एक तरह से निकाल चुके हैं। और हमने तो सिर्फ एक ही काम किया है, पानी रोक रहे हैं, पानी छोड़ रहे हैं। जब उनको चाहिए तब हम रोक रहे हैं, जब उनको नहीं चाहिए तब हम छोड़ रहे हैं। सेकेंड, हमारा S-400 सिस्टम जो है, हम अपना इंटरनल सिक्योरिटी पे देख रहे हैं। हम हमारा सिविलियन कैजुअलिटीज कम करने के चक्कर में है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप। सेकेंड, और एक और नहीं एक जी, चीज ये ना जो सलमान खान की फिल्म का डायलॉग हो गया था ना कि इतना कंफ्यूज हो कितना कंफ्यूज जाएंगे वही हो गया ये बहुत फनी है, लेकिन एकदम एप्ट है इस पूरी सिचुएशन में। सलमान खान वाला एकदम तुड़ाई कर दिया कि इतना कंफ्यूज जाएंगे कि भूल जाओगे अंबर जी, जी। ऊपर से आपको ये भी मालूम है, पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल्स के लिए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने एक तरह से एडवाइजरी भी दी है। उन्होंने वो व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, ईमेल भी दिया है। जो भी पाकिस्तान के न्यूज चैनल दिखते हैं, पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल दिखते हैं, उनको रिपोर्ट करिए, उनको बैन करिए। हमें कोई प्रोपेगेंडा नहीं चाहिए, कोई उनके साथ, वी डोंट वांट एनी सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन राइट नाउ। कम्युनिकेशन करना है तो सबसे पहले आप अपने टेरर लॉन्च पैड्स को बंद करिए। जितने भी टेरर लॉन्च पैड्स है बंद करिए, और मौलाना मसूद अजहर है और ये हाफिज सईद है, उसको भारत को सौंपिए, वो जरूरी है। एक और एक जी जी जी, आप कंप्लीट कीजिए, फिर मैं एक अपडेट बस बताऊंगी। मैंने कंप्लीट कर दिया, आप बोलिए। सुमेध, एक अपडेट आ रहा है। ऑनगोइंग रिपोर्ट्स आर इमर्जिंग दैट द इंडियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम साइट इन आदमपुर हैज बीन हेवीली अटैक्ड। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इन विच सिटी? इन विच सिटी? आदमपुर, आदमपुर। मैंने ये अपडेट नहीं देखा, बट मैंने जस्ट अभी 2 मिनट पहले जो अपडेट देखा था वो ये हाँ, था ये कि पाकिस्तान जस्ट काफी अभी मिसाइल्स अपडेट आया है। पाकिस्तान काफी मिसाइल्स हम पे अभी मार रहा है, और S-400 ही बचा रहा है, तो शायद एक आध अंडर अटैक आ भी सकता है, जो आपका एनालिसिस हो सकता है। आपके पास जो इंटेल है वो सही हो सकता है, बट मेरे पास एट दिस मोमेंट कुछ कहने को नहीं है इस पे। हाँ, वो बट हाँ, मेरे पास जस्ट अभी आया है जी। सुमेध, एक एस्केलेशन। यस। सुमेध, आपने एक चीज बोला था आयरन डोम के जैसे, अभी हमें आयरन मतलब वो एक चाहिए डायरेक्ट एनर्जी वेपन वाला। हाँ, आयरन बी। हाँ, तो लेजर। हम, हाँ, उसके अंबर जी, आपको याद है हमने एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स के ऊपर भी एक प्रोग्राम, एक प्रोग्राम पॉडकास्ट किया किया था। जी जी और जी। उसके अंदर डीआरडीओ ने एक तरह से मेरे हिसाब से कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट का केवी का उन्होंने डेवलप भी कर दिया है। और क्या लगता है कि ये सिस्टम कितना इफेक्टिव होगा? सुमित जी, आपको बताइए। सर अभी वो तो टेस्ट करेंगे तब, पर मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि वो ड्रोन स्वॉर्मिंग के अगेंस्ट वो सिस्टम काम आ सकता है। एक साथ आप 10,000 ड्रोन भेजे तो आपको वो लेजर से कट करके आपको कर सकता है, बट उनके पास इतने ड्रोन है नहीं। तो हमको टेस्ट भी करना हो, अगर ढंग से टेस्टिंग भी करनी हो, तो उस
फ्रंट पे नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इतने ड्रोन होने चाहिए पहले। हाँ, थोड़े ड्रोन्स के लिए हम कर सकते हैं, ऑफ कोर्स डीआरडीओ करेगा ही, आर्मी प्लेस करेगी उनको, बट वो इफेक्टिव हो सकता है बिकॉज उनके पास उतने ड्रोन्स नहीं है कि हमारे सिस्टम को ओवरलोड कर सके। और आपको ये भी मालूम होगा हमारे पास वो काली सिस्टम भी है, जिसके कारण हम एक तरह से, ये तो हम मिसाइल सिस्टम देख रहे हैं, हमने तो अभी तक हमारी जो बीमिंग सिस्टम्स है, जो मिसाइल बीमिंग सिस्टम्स है, वो तो अभी तक उतारी भी नहीं है, और एक तरह से मेरे हिसाब से उसको प्रोडक्शन में भी लाया नहीं है। और आगे जाके अगर सिचुएशन एस्केलेट हुई, हमें अपने बॉर्डर पे रखना ही पड़ेगा, क्योंकि दिस इज ये फेल्ड नेशन हो रहा है, रोक नेशन हो रहा है। पाकिस्तान कैन बिकम द नेक्स्ट हमास, किसको मालूम? आपको ये ऑफ कोर्स पहलगाम से पहले जैश और हमास नजर आए थे एक साथ जैश के हेडक्वार्टर पे, POK तो इसमें कुछ और आप अगर देखो ये फ्रंट पे जो अभी चल रहा है पूरा फ्रंट, उनके ईस्टर्न फ्रंट, हमारा वेस्टर्न फ्रंट एक्टिवेटेड है, बट एक चीज जो पॉपुलर मीडिया में कवर नहीं की जाती वो ये है कि उनका वेस्टर्न फ्रंट एक्सपोज्ड है, और उनका वेस्टर्न फ्रंट इज नॉट जस्ट व्हाट इज हैपनिंग विद टीटीपी, तालिबान और डूरंट लाइन। हमारे, मैं नाम नहीं लूंगा बेसिस के, बट हमारे काफी बेस है सेंट्रल एशिया में, ताजिकिस्तान में, जहां पे हमारी एक अच्छी फ्लीट है, और वो अभी तक गेम में नहीं आएंगे, तो वो हमने बचा के रखा है प्लान में। हाँ, और वो पीएसएल कराची पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आईएनएस विक्रांत भी उधर से रेडी है, तो हमारे पास तो पाकिस्तान मैं को आपको जो स्ट्रेटेजिक डेटरेंस की बात कर रहा था, अगर एट द एंड ऑफ दिस स्ट्रेटेजिक डेटरेंस क्या इम्पोज होना चाहिए, उनकी रेड लाइन टेस्ट करनी है न्यूक्लियर, क्योंकि आए दिन वो न्यूक्लियर की धमकियां देते हैं। अब उन लोगों ने 1998 के बाद अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन डिफाइन नहीं किया हमारी तरफ, तो वो क्या कहते हैं, ओपन टू इंटरप्रिटेशन। आप कराची ब्लॉक करो, हम न्यूक्लियर फोड़ेंगे। आप एलओसी हिलाने की कोशिश करो, हम न्यूक्लियर फोड़ेंगे। आप पानी रोकने की कोशिश करो, हम न्यूक्लियर फोड़ेंगे। हमने पानी रोकने की कोशिश की, उन लोगों ने न्यूक्लियर ऑप्शन नहीं यूज किया। नेक्स्ट ऑप्शन, हमें कराची को ब्लॉकेड करने की ट्राई करनी चाहिए और एलओसी को पुश करने की ट्राई करनी चाहिए, बिकॉज आप जब तक उनकी रेड लाइंस पुश नहीं करोगे तब तक वो अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन डिफाइन करने की तरफ नहीं जाएंगे। दिस न्यूक्लियर एम्बिग्विटी इज सर्विंग देम। हमें अगर डेटरेंस इंपोज करना है तो हमको वो हटाना है वहां से, कि वो पूरी दुनिया को हॉस्टेज नहीं बना सकते जस्ट विद दैट न्यूक्लियर एम्बिग्विटी। यू हैव टू डिफाइन योर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इफ यू वांट टू कीप इट, और एल्स डीन्यूक्लियराइज। ये अपना अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि ये फॉग है आजकल, ये 2-3 दिन 4-5 दिन चलेगा, बट व्हाट अबाउट द लॉन्ग टर्म पॉलिसी vis-a-vis पाकिस्तान? एक दिन तो डीएस्केलेट होगा। दैट डे व्हेन दिस ऑल ऑफ दिस कम्स डाउन, आपके पास कभी न्यूक्लियर एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। तो आप उनकी पुश करो लाइन, आप कराची को करो, ट्राई करो कराची और एलओसी को पुश करने की। बिल्कुल, और ये मौका तो खुद पाकिस्तान ने दिया है शिमला समझौते को होल्ड करके, तो अब Yes, आपके पास खुद मौका yes, है ऑफ कोर्स कि आप yes. पुश कर सकते हैं, और साथ ही साथ आईएनएस विक्रांत हमारा रेडी है, आप ब्लॉकेट कर सकते हैं, सारी चीजें हमारे पास ऑप्शंस हैं, और ऑफ कोर्स हो सकता है कि सारी चीजें करने की प्लानिंग भी हो, हमारे पास उतनी ज्यादा ऑपरेशनल डिटेल्स नहीं है और उतनी ज्यादा हम उस पर बात कर भी नहीं सकते हैं, नहीं तो कर नहीं सकते। अपनी देश के जो नेतृत्व है, हमारी सेनाएं हैं, उन पर भरोसा करते हुए हम आगे ये कह सकते हैं कि जो होने वाला है आगे वो भी बेहतर होगा, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें करता आया है उसका जवाब भी जरूर देना बनता है, और वंस फॉर ऑल पाकिस्तान को सबक सिखाना भी बनता है, क्योंकि पाकिस्तान में जितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव हैं 150 से भी ज्यादा, तो ऐसे में चप्पे चप्पे पर जहां आतंकी ठिकाने हो, आतंकवाद के ये मदरसे हों, तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है, लोगों को, वहाँ के लोगों को भी समझना होगा कि आप इस तरह से आतंकवाद के खुले समर्थन में रहकर दुनिया भर को आतंकवाद का शिकार नहीं बना सकते, और फिर उसके बाद विक्टिम कार्ड भी खेलेंगे, तो ऐसा तो नहीं चलने वाला है अभी इसके आगे से। अंबर जी, एक और एक खबर आई है, ईरान और इंडिया ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज कर दिया है, साइन बायलैटरल डील्स ऑन ट्रेड, कस्टम्स एंड हेल्थ केयर। तो ईरान को तो जो ठीक है वो मीडिएशन के पर्पज से आए, पर अपना काम निकाल के लेके चले गए। तो किसी भी एक कंट्री को उमेश जी, हम सब जानते हैं कि सऊदी हो, यूएई हो, कतर हो, ये सारी चीजें, ये एक वर्बल एक्सरसाइज है कि भाई चलो ठीक है, कतर ने भी कह दिया कि नहीं चलिए ना, आपने जो किया गलत है, सिविलियंस को नहीं। अब जो भारत के साथ इन सभी देशों के रिश्ते हैं वो के साथ हैं, वो हम सब जानते हैं। यूके साथ एफटीए साइन किया गया है, अब उसके बाद आप ईरान की बात कर रहे हैं,
तो हमारे और जो भारत की इंपॉर्टेंस है, जो भारत की बड़ी मार्केट है, उस सबको वो लोग समझते हैं, और जो भारत की एक ग्लोबल पोजीशनिंग है वो भी सबके सामने है। तो ऐसे में पाकिस्तान अगर ये सोच रहा है कि उसके समर्थन में कोई आएंगे, चाइना सिर्फ थोड़े समय के लिए पाकिस्तान के पीछे पीठ थपथपा रहा है, उससे ज्यादा इसमें चाइना कुछ भी नहीं कर पाएगा। चाइना उसके साथ मिलिट्रली इस पूरे गेम में तो नहीं आने वाला। तो ऐसे में भारत के मुकाबले पाकिस्तान के साथ कोई भी नहीं, और भारत के साथ सभी देशों का समर्थन है, क्योंकि भारत सही है। हम आतंकवाद के खिलाफ जंग में हैं, और वो आतंकवाद को बचाने की जंग में है। तो सही और गलत की लड़ाई है, इसमें दुनिया सही के साथ है। उमेश जी, सुमेध देसाई, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम।